तो दोस्तों अब हम ड्रग्स की बात करते हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में जो मैंने बताना था आपको बता दिया। अब यहाँ पे जो इनहेलेशनल एजेंट्स हैं, जो ड्रग्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे हेलोथेन के बारे में। और जितनी बातें हैं हेलोथेन के बारे में, सारी बातें आप हेलोथेन से ही याद रख सकते हैं। तो हम निमोनिक यूज़ करेंगे हेलोथेन। पहला देखो, हेलोथेन इट हैज़ अ हाई ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट। सो इट इज़ अ हाई ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट। और इसकी वजह से क्या होगा, डिलेड इफेक्ट भी होगा और डिलेड रिकवरी भी होगा। तब इससे खुद सोचो कि जो इफेक्ट है, डिले आएगा, लेट आएगा, रिकवरी भी लेट होगा, तो आप कहाँ यूज़ करेंगे, इंडक्शन में या मेंटेनेंस में? खुद सोचो, दिमाग लगाओ। भाई लेट होगा मतलब मैं कहाँ यूज़ करूँगा, मेंटेनेंस में। सो इसको हम यूज़ करते हैं एडल्ट्स में फॉर मेंटेनेंस इन एडल्ट्स। पर क्योंकि ये नॉन पंजेंट है, नॉन पंजेंट है मतलब इसमें जो इसका जो इसमें बदबू नहीं है या अनप्लेजेंट नहीं है, ये स्वीट स्मेल है, स्मेल अच्छा है इसका, इसीलिए हम इसको इंडक्शन और मेंटेनेंस दोनों में यूज़ कर सकते हैं। किसमें, बच्चों में। तो देखो अगर अनप्लेजेंट होगा तो मेंटेनेंस में कोई दिक्कत नहीं है, मेंटेनेंस में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेंटेनेंस में पेशेंट ऑलरेडी इंड्यूस हो चुका है, तो वहाँ पे कैसा भी खुशबू हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खुशबू है या बदबू है। पर बच्चों में अगर एक पंजेंट होगा, बहुत बदबूदार होगा, तो उसमें आप इंडक्शन नहीं कर सकते। तो बच्चों में हम यूजुअली यूज़ करते हैं जिनका स्वीट स्मेल हो, तो नॉन पंजेंट या आप कह सकते हैं स्वीट स्मेल, राइट। बड़ों में हालांकि आप यूज़ कर सकते हैं। तो इंडक्शन मेंटेनेंस दोनों में यूज़ होगा, हाई ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट। दूसरा, एम्बर कलर्ड बोटल्स। तो स्टोरेज के लिए, तो जिन बोतल में ये अवेलेबल होता है वो एम्बर कलर के बोतल होते हैं। तीसरा, ये क्या कर सकता है, लो ब्लड प्रेशर, बिकॉज इट इज़ एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ऑन हार्ट। तो आपके हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को कम करेगा, कार्डियक आउटपुट को कम करेगा, उससे ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। ओबीजी यूजेस, देखो ऑब्स गाइनी, ओबीजी मतलब ऑब्स गाइनी में यूजेस है, कैसे, एज ए टोकोलाइटिक। दोस्तों टोकोलाइटिक का मतलब क्या होता है, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को कम करेगा। तो इसीलिए इसको ऑब्स गाइनी में कहाँ यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लासेंटा और इंटरनल वर्जन। तो ये सब पढ़ेंगे आप गाइनी में क्या होते हैं ये सब चीज़ें, राइट। सो ये ऑब्स गाइनी के यूजेस हो गए दोस्तों, टोकोलाइसिस के तौर पे यूज़ होगा। इसमें थाइमोल इज एडेड, इसमें एक कंपाउंड को ऐड किया जाता है जिसका नाम है थाइमोल। इट इज़ एडेड एज प्रिजर्वेटिव। तो इसमें एक प्रिजर्वेटिव होता है, उसका नाम है थाइमोल। थोड़ा सा जगह अपने को और चाहिए, तो ANE को ऐसे लिखते हैं। दोस्तों ये कर सकता है हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया जिसे हम कहते हैं मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। सो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है जिस पे कई बार सवाल आता है। और मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया अगर होता है तो इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस है, इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो डेंट्रोलिन है। तो ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, डेंट्रोलिन देते हैं, तो आपने डेंट्रोलिन तो दे दिया उसको, लेकिन एनेस्थीसिया क्या यूज़ करोगे? तो हम यहाँ पे एनेस्थेटिक एजेंट वी विल स्विच टू प्रोपोफॉल। तो प्रोपोफॉल एक इंट्राविनस एनेस्थेटिक एजेंट है। तो मैं क्या करूँगा,
जैसे ही मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होगा तो मुझे क्या करना है, मुझे उसको तुरंत तुरंत हेलोथेन को बंद करना है। बंद करने के बाद मैं क्या दूंगा, डेंट्रोलिन दूंगा, और हेलोथेन की जगह पे क्या स्टार्ट करूंगा, प्रोपोफॉल। तो नर्सिंग इम्प्लीकेशन याद रखिए, नर्सिंग इम्प्लीकेशन क्या है, जब भी हेलोथेन पे पेशेंट होगा तो एज ए नर्स आपको किस चीज़ को मॉनिटर करना है, टेम्परेचर। दोस्तों टेम्परेचर को मॉनिटर करना है आपने, बिकॉज ये क्या कर सकता है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। तो एज ए नर्स आपको किस चीज़ को मॉनिटर करना है, टेम्परेचर। दोस्तों टेम्परेचर को मॉनिटर करना है आपने, बिकॉज ये क्या कर सकता है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। नेक्स्ट इट इज़ हिपैटोटॉक्सिक। ये एक हिपैटोटॉक्सिक ड्रग है। आस्मा में ये अच्छा है, इट इज़ गुड इन आस्मा। आस्मा गुड मतलब आस्मा में गुड है, बिकॉज भाई आस्मा में अच्छा क्यों है, उसके पीछे मेन मैकेनिज्म क्या हो सकता है वो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ब्रोंको डायलेटर है, राइट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा, नो एनाल्जेसिया। इस ड्रग के साथ एनाल्जेसिया देखने को नहीं मिलता, राइट। प्लस एपिनेफ्रिन क्या करेगा, इट इंक्रीजेस रिस्क ऑफ एरिथमिया। तो एपिनेफ्रिन अगर पेशेंट को दिया गया, या एपिनेफ्रिन अगर पेशेंट में ज़्यादा है, तो वो हेलोथेन के साथ मिल करके एरिथमिया का रिस्क बढ़ा देता है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर समझना है कि वाई हेलोथेन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड in a patient with pheochromocytoma. So why it is contraindicated in a patient of pheochromocytoma? Because pheochromocytoma में क्या बढ़ जाता है बॉडी में, ये ऐसा ट्यूमर है जो बॉडी में, ये एड्रेनल ग्लैंड का ट्यूमर है जो क्या रिलीज करता है आपके बॉडी में, कैटेकोलामाइन, लाइक एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। सो दोस्तों इसके बारे में जो भी बातें हैं मैंने हेलोथेन के नाम से ही आपको समझाया है, और ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट हैं, राइट। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट हैं, इन सब पे क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो ये याद रखना भी मुश्किल नहीं है, हेलोथेन के नाम से आप याद रख सकते हो, राइट। अब कुछ और ड्रग्स की बात करते हैं। आइसोफ्लूरेन, तो ये सारे वोलेटाइल एजेंट्स हैं। हेलोथेन भी एक वोलेटाइल एजेंट है, आइसोफ्लूरेन भी एक वोलेटाइल एजेंट है, राइट। तो बेसिकली अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये जितने भी ड्रग्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये वोलेटाइल एजेंट्स हैं, और ये बेसिकली लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, इनको थोड़ा सा गर्म करोगे तो इनमें से भाप निकलता है, उस भाप को हम देते हैं पेशेंट को, राइट, मशीन के द्वारा। आइसोफ्लूरेन, दोस्तों आइसोफ्लूरेन के बारे में एक चीज़ आपने याद रखना है, लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, इनको थोड़ा सा गर्म करोगे तो इनमें से भाप निकलता है, उस भाप को हम देते हैं पेशेंट को, राइट, मशीन के द्वारा। आइसोफ्लूरेन, दोस्तों आइसोफ्लूरेन के बारे में एक चीज़ आपने याद रखना है कि आइसोफ्लूरेन इज पंजेंट। पंजेंट तो बदबूदार है ये, जिसकी वजह से ये क्या कर सकता है, कफ एंड लैरिंजो ट्रैकियल स्पैज्म। तो ये गड़बड़ है। तो क्योंकि ये पंजेंट है, बदबूदार है, कफ और लैरिंजोट्रैकियल स्पैज्म कर सकता है, इसीलिए इट इज़ नॉट यूज्ड इन इंडक्शन। तो इसको दोस्तों इंडक्शन में यूज़ नहीं करेंगे। सो कहने का मतलब ये है, तो यूज़ कहाँ पे होगा ये, भाई इंडक्शन बाहर चला गया, मतलब मेंटेनेंस के लिए यूज़ होता है ये इंडक्शन में यूज़ नहीं होगा। ये सिर्फ कहाँ यूज़ होगा, मेंटेनेंस में। कहाँ यूज़ करते हैं, मेंटेनेंस में। याद रखिएगा, दिस इज द जनरल एनेस्थेटिक एजेंट ऑफ चॉइस। जीए मतलब जनरल एनेस्थीसिया, सो इट इज जनरल एनेस्थेटिक एजेंट ऑफ चॉइस नंबर 1 इन इश्केमिक हार्ट डिजीज। भाई इश्केमिक हार्ट डिजीज में क्यों प्रीफर करता हूँ, कुछ तो कारण होगा, कोरोनरी वेज़ोडाइलेटेशन, कोरोनरी आर्टरीज को डायलेट करता है, उसलिए प्रीफर करते हैं इश्केमिक हार्ट डिजीज में। दूसरा, इसको हम प्रीफर करेंगे टू मेंटेन कंट्रोल्ड
हाइपोटेंशन, बिकॉज ये क्या है, वेजो डायलेटर है। कंट्रोल्ड हाइपोटेंशन मतलब आप पेशेंट में हाइपोटेंशन बना के रखना चाहते हैं सर्जरी के दौरान ताकि ब्लीडिंग कम हो। न्यूरोसर्जरी, general anesthetic agent of choice in neurosurgery because it maintains the ICP और intracranial pressure, आपके intracranial pressure को बना करके रखता है। cardiac surgery because it maintains cardiac output, तो आपके cardiac output को कम ज़्यादा नहीं होने देता, उसको मेंटेन करके रखता है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, ये यूजुअली एमसीक्यू पॉइंट्स होते हैं कि भाई एक ड्रग को कहाँ हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं, इस पर सवाल अक्सर पूछा जाता है हमारे एग्ज़ाम में, राइट। अब बात करते हैं तीसरे ड्रग की, एनफ्लुरेन। देखो एनफ्लुरेन का यूज़ जानने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये जो ड्रग है इस अ पोटेंट एपिलेप्टोजेनिक, मतलब इससे क्या होता है, सीजर्स होते हैं, दौरे पड़ते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ नॉट यूज। आज की डेट पे हम प्रीफर नहीं करते। तो एनफ्लुरेन में एक ही सवाल आपको आ सकता है कि ये क्या करते हैं, ये सीजर करते हैं, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो इसमें सवाल आ सकता है आपको। हालांकि जो सीजर है ये इट इज़ ऑल्सो सीन विथ सीवोफ्लुरेन एंड आइसोफ्लुरेन, बट इनके साथ बहुत कम दिखता है। ज़्यादा किसके साथ दिखता है, एनफ्लुरेन के साथ, इनके साथ लेस, कम दिखता है, राइट। तो ये भी याद रखिएगा। नंबर 4 एक ड्रग की बात करते हैं, डेस्फ्लुरेन। तो दोस्तों डेस्फ्लुरेन के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, इट हैज़ लो ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट। तो अगर मैं कहता हूँ कि लो ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट है, मतलब आप सोचो क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, फास्टर इंडक्शन और रिकवरी होगा कि नहीं। पर दिक्कत ये है कि ये जो ड्रग है ये भी पंजेंट है, और इसमें क्या होगा, कफ और लैरिंजोस्पैज्म होगा। तो इसकी वजह से हालांकि ये ड्रग बहुत जल्दी इंडक्शन कर सकता है और रिकवरी, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट यूज इन इंडक्शन। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि यहाँ पर भी जो यूज़ होगा वो कहाँ पे होगा, मेंटेनेंस में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे इंडक्शन और रिकवरी फास्टर होगा, तो इंडक्शन नहीं रिकवरी फास्टर होगा, मतलब पेशेंट का इफेक्ट जल्द से जो है उल्टा हो जाएगा। इसकी वजह से मेंटेनेंस में हम कहाँ प्रीफर करते हैं, हम इसको प्रीफर करते हैं इन पेशेंट्स फॉर डे केयर सर्जरी। तो डे केयर सर्जरी में हम इसको प्रीफर करते हैं, बिकॉज डे केयर सर्जरी में होता क्या, पेशेंट आता है हमारे पास, एडमिट होता है, और एडमिट होने के बाद सर्जरी करवाने के बाद उसी दिन तुरंत वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो उस केस में इससे बेहतर ड्रग और कुछ हो नहीं सकता। सो दोस्तों ये जो ड्रग है डेस्फ्लुरेन, इसका एक साइड इफेक्ट आप याद रखिएगा, इट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, बाय रिएक्टिंग विथ सोडा लाइम। तो सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करके ये मैक्सिमम क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये चौथा ड्रग था हमारा। पांचवा ड्रग की बात करते हैं दोस्तों, सीवोफ्लुरेन। सीवोफ्लुरेन एक तो इट हैज़ लो ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट, मतलब इसमें क्या होगा, फास्टर इंडक्शन भी होगा और रिकवरी भी होगा, प्लस इट इज़ नॉन पंजेंट, तो इसकी वजह से कफ या लैरिंजोस्पैज्म नहीं करेगा। सो इट डज नॉट कॉज नो कफ और
लैरिंजोस्पैज्म, तो इसमें कफ या लैरिंजोस्पैज्म देखने को नहीं मिलेगा। तो आप खुद सोचो यहाँ पे इसकी वजह से कहाँ प्रीफर करेंगे, बड़ों में या बच्चों में? दिस इज द रीजन व्हाई सेवोफ्लुरेन, इट इज द इंडक्शन एजेंट ऑफ चॉइस, इंडक्शन एजेंट ऑफ चॉइस इन चिल्ड्रन। तो बच्चों में प्रेफर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। हालांकि इनके साथ दो ड्रॉबैक हैं। एक ड्रॉबैक ये है, ये क्या करता है, इट रिएक्ट्स विथ सोडा लाइम, जो मैंने बताया था आपको शुरुआत में। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बिंग कैनिस्टर में क्या होता है, सोडा लाइम होता है, और उसकी वजह से क्या बनाता है, ये कंपाउंड बनाता है जिसे हम कहते हैं कंपाउंड ए, और इस कंपाउंड ए की वजह से क्या हो सकता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। कौन सा ड्रग कंपाउंड ए बनाता है और उसकी वजह से नेफ्रोटॉक्सिसिटी होता है। दूसरा, इट कैन रिएक्ट विथ ड्राई सोडा लाइम। तो जो ड्राई सोडा लाइम होगा उसके साथ रिएक्ट करके ये क्या कर सकता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसकी वजह से जो है एक्सप्लोजन हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। इसकी वजह से एयरवे बर्न हो सकता है। तो जो पेशेंट का एयरवे है बर्न हो सकता है, मशीन में ब्लास्ट हो सकता है इसकी वजह से। तो ये दो इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट हैं जो आपने याद रखने हैं इनके साथ। छठा, एक पुराना ड्रग है मेथॉक्सीफ्लोरेन। देखो, मेथॉक्सीफ्लोरेन पुराना ड्रग है एंड इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल, मतलब इसमें आग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, राइट। एंड टू प्रिवेंट, इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, वी ऐड फ्लोराइड आयंस। तो फ्लोराइड आयंस वैसे तो हम बहुत सारे में ऐड करते हैं, पर सबसे ज़्यादा इसमें ऐड करते हैं। और ये जो फ्लोराइड आयन है इसकी वजह से दिक्कत होता है। ये फ्लोराइड आयन करता क्या है, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर हाई आउटपुट रीनल फेलियर, या फिर आप नेफ्रोटॉक्सिसिटी कह लीजिए, और इसकी वजह से आज की डेट पे हम इसको यूज़ नहीं करते। तो मेथॉक्सीफ्लोरेन में ज़्यादातर सवाल आपको यही पूछा जाएगा, कौन सा ड्रग नेफ्रोटॉक्सिक है या हाई आउटपुट रीनल फेलियर करता है। आपका आंसर क्या होगा, मेथॉक्सीफ्लोरेन। अब कुछ और ड्रग्स की बात करते हैं। एक और वोलेटाइल एजेंट की बात करते हैं, ईथर, लास्ट वाला ड्रग है ये। तो ये सारे के सारे क्या जो अभी तक मैंने डिस्कस किया, ये क्या है, वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। तो ईथर की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ईथर के बारे में जो भी बातें हैं वो आप याद रख सकते हैं। एक निमोनिक के तौर पे, हाई प्लाज्मा कंसंट्रेशन इन men, हाई प्लाज्मा कंसंट्रेशन इन men, राइट। तो ये निमोनिक है। ईथर हैज़ अ हाई ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट। तो इसकी वजह से क्या होगा, स्लो इंडक्शन भी होगा और स्लो रिकवरी भी होगा। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेबल है, राइट, मतलब इट कैन कैच फायर, खास करके विथ कॉटरी। तो आपने देखा होगा कॉटरी यूज़ किया जाता है सर्जरी के दौरान। तो जो कॉटरी है, तो कॉटरी है उससे आग लग सकती है। तीसरा जाता है, राइट, मतलब इट कैन कैच फायर, खास करके विथ कॉटरी। तो आपने देखा होगा कॉटरी यूज़ किया जाता है सर्जरी के दौरान। तो जो कॉटरी है, तो कॉटरी है उससे आग लग सकती है। तीसरा,
क्योंकि स्लो इंडक्शन और रिकवरी होता है, बिकॉज देर इज स्लो इंडक्शन एंड रिकवरी, Gödel studied stages of एनेस्थीसिया। तो ग्वेडल ने एनेस्थीसिया के जो स्टेजेस हैं, ग्वेडल ने एनेस्थीसिया के जो स्टेजेस हैं उसको स्टडी किया था इसकी मदद से, ईथर की मदद से, राइट, क्योंकि धीरे धीरे जो स्टेजेस हैं वो देखने को मिलती हैं। ये क्या कर सकता है, हाइपर ग्लाइसेमिया कर सकता है, हाइपर ग्लाइसेमिया कर सकता है। इट प्रिजर्व्स सिलियरी रिफ्लेक्स। सो एक लौता ड्रग जो सिलियरी रिफ्लेक्स को प्रिजर्व करता है, ये वो ड्रग है। कैन बी यूज्ड इन ब्रोंकियल आस्थमा। ब्रोंकियल आस्थमा में आप यूज कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, ब्रोंको डायलेटर है। इनसे आप याद रख सकते हैं, इन एक्सपीरियंस हैंड्स में ये सेफ है। तो अगर कोई एनेस्थीसिया वाला पर्सन है या कोई एमबीबीएस डॉक्टर है जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस केस में भी ये सेफ़ है, क्योंकि जो इंडक्शन और रिकवरी है वो क्या होता है, स्लो होता है, राइट। ये मसल रिलैक्सेशन भी कराता है, एनाल्जेसिया भी करता है और नौजिया वॉमिटिंग करता है मैक्सिमम। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा नौजिया वॉमिटिंग, ये जो ड्रग है इसके साथ सबसे ज़्यादा नौजिया और वॉमिटिंग हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अब तक जो ड्रग्स मैंने बताए आपको, ये सारे ड्रग्स वोलेटाइल एजेंट्स थे। अब मैं कुछ बताऊंगा आपको जो प्योर गैसेस होंगे, राइट। तो प्योर गैसेस देखते हैं कुछ ड्रग्स हम यहाँ पे। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है नाइट्रस ऑक्साइड। देखो, नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप समझ लो। पहला, इसका जो मैक है या मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन जिसे हम कहते हैं, जो मैक या मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन है वो 104% है। 104%। मैंने क्या बताया था आपको, याद करो, समझाया था। एल्वियोली में भाई जो टोटल स्पेस है कितना है, 100%। मतलब, और 100% में कितना पेशेंट में इफेक्ट आता है, 50% पेशेंट में, राइट। जो एक मैक में कितने परसेंट पेशेंट में इफेक्ट आता है, 50% में। यहाँ पे तो मैं 50% में भी इफेक्ट नहीं ला सकता, बिकॉज इसका मैक कितना, 104%। भाई एल्वियोली को क्या मैं खींच के बड़ा करूँगा क्या, 104%। सो कहने का मतलब ये है कि अब नाइट्रस ऑक्साइड क्योंकि 104% इसका मैक है, इट कैनॉट बी यूज्ड एज अ सिंगल एजेंट। तो आप इसको अकेले कभी भी आज आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मैक इतना ज़्यादा है और इसकी वजह से ये इतना कम पोटेंसी है, इसका पोटेंसी इतना कम है कि इतनी कम पोटेंसी में ये अकेले इफ़ेक्ट नहीं बना पाएगा। पहला बात ये है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको यूज़ करते हैं मोस्टली एज अ कैरियर गैस के तरह यूज़ करते हैं फॉर अदर एजेंट्स। तो दूसरे जो इनहेलेशन मैंने बताया आपको, हेलोथेन, सिवोफ्लोरिन, डेस्फ्लोरिन, उनके लिए, तो बाकी जो एजेंट हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं। तो जब आप कैरियर गैस के तौर पे यूज़ करेंगे, जब इनको, तो हम यूज़ करते हैं 33% ऑक्सीजन और 63% N2O, ये हम यूजुअली यूज़ करते हैं। आप 50% ऑक्सीजन और 50% N2O भी यूज़ कर सकते हैं। इसका स्पेसिफिक नाम है एंटोनॉक्स, राइट। ज़्यादातर अदर एजेंट्स के साथ जो हम यूज़ करते हैं वो 33% ऑक्सीजन होता है, 63% नाइट्रस ऑक्साइड होता है। देखो, नाइट्रस ऑक्साइड के साथ प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो ड्रग है, इट इज़ अ लो ब्लड गैस
पार्टीशन कोफिशिएंट। तो ये पहले ही बताया मैंने आपको कि इनका जो ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट है वो बहुत कम है, और इसकी वजह से 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। एक चीज़ इनके साथ देखने को मिलता है, दैट इज़ कंसंट्रेशन इफेक्ट। दूसरा जिसे हम कहते हैं सेकेंड गैस इफेक्ट, और तीसरा जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन हाइपोक्सिया। तो ये 3 चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जो इनके साथ देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें साइड इफ़ेक्ट की, तो दोस्तों देखो, जो साइड इफ़ेक्ट है इनका, इनको देने से एक तो ये नाइट्रस ऑक्साइड, इट इनएक्टिवेट्स विटामिन B12, और उसकी वजह से पेशेंट में मेगालोब्लास्टिक अनीमिया देखने को मिल सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ इनएक्टिव विटामिन B12, मेटहीमोग्लोबिनेमिया, पाल्मोनरी एडिमा, और कई बार इनमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से लैरिंगोस्पैज्म भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये जो ड्रग्स हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ये सिर्फ कैरियर के तौर पे यूज़ होता है, याद रखिएगा। इसको हम लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लाफिंग गैस। एक और गैस है जिसे हम ज़ीनॉन कहते हैं। ज़ीनॉन ये एक इनर्ट और नोबल गैस है, और ये ओवरऑल आज की डेट पे अगर मैं कहूँ आपको तो ये सबसे बेस्ट गैस है, मतलब एनेस्थेटिक एजेंट्स में सबसे बेस्ट गैस है, बिकॉज इट इज़ नॉर्मल फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उसमें कोई बदलाव नहीं करता। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, CNS, तो हर जगह ये सारे सिस्टम्स को नॉर्मल रखता है। पर इसके साथ दिक्कत ये है दैट इट कैनॉट बी सिंथेसाइज्ड, तो आप इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो लाते कहाँ से हैं? इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एयर, तो हवा में से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। मतलब आप खुद समझ जाओ, इसके साथ जो सबसे बड़ा दिक्कत है वो है लिमिटेड सप्लाई, और सप्लाई लिमिटेड होने की वजह से ये क्या हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है। सो इसी वजह से इसको ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं कैरियर के तौर पे, मतलब कैरियर फॉर अदर एजेंट्स। तो बिल्कुल जैसे ही नाइट्रस ऑक्साइड ज़ीनॉन को भी यूज़ किया जाता है, और इम्पॉर्टेंट बात है कि इसका सबसे लीस्ट मैक है, मैक सबसे कम है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये बहुत ही पोटेंट, इट इज़ मोस्ट पोटेंट एनेस्थेटिक एजेंट इनहेलेशनल एजेंट्स में। तो दोस्तों ये गैसियस एजेंट्स हैं जो यूज़ होते हैं। अब मैं आपको कुछ अदर गैसेस के बारे में बताता हूँ। कुछ और गैसेस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन या O2। देखो, ये एक कलरलेस गैस है, इज़ अ कलरलेस गैस, और फॉर मेडिकल यूज़ के लिए इट इज़ अवेलेबल इन ब्लैक सिलेंडर्स। तो मैंने पहले ही बताया था आपको, ब्लैक सिलेंडर्स विथ वाइट शोल्डर, राइट। तो सिलेंडर का जो बॉडी है वो ब्लैक होता है, शोल्डर वाइट होता है, और 99% प्योरिटी के साथ मिलता है, 1% इम्प्योरिटी नॉर्मल है, चलता है, राइट। अब देखो, ऑक्सीजन का थेरेपेटिक यूज़ कहाँ है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन से रिलेटेड 2 वर्ड, राइट। एक है
हाइपोक्सिया और एक है हाइपोक्सेमिया, दोनों में क्या अंतर है? तो ऑक्सीजन की कमी, राइट, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्या होगा? हाइपोक्सिया। तो अगर टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की कमी होती है उसे हम कहते हैं हाइपोक्सिया, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है उसे हम कहते हैं हाइपोक्सेमिया। हालांकि हाइपोक्सेमिया की वजह से हाइपोक्सिया हो सकता है बाद में, राइट। तो ये दो इम्पॉर्टेंट है जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से अपने को देखने को मिल सकता है। अब देखो, ऑक्सीजन के जो डिलीवरी के डिवाइसेस क्या हैं, मतलब देते कैसे हैं पेशेंट को? डिलीवरी देने के लिए एक सिंपल सा मेथड है नेज़ल कैनुला के तौर पे। सो दो छोटे छोटे पाइप होते हैं जो नाक में डालते हैं और उससे ऑक्सीजन जाता है। इससे 44% तक आप ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं, जाता है। सिंपल फेस मास्क, तो ये नॉर्मल फेस मास्क है जो अपने अस्पतालों में देखा हुआ है, जिसमें छोटे 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 छेद होते हैं ताकि आप ब्रीद आउट कर सकें। तो सिंपल फेस मास्क विदाउट रिजर्वॉयर हो सकते हैं या विथ रिजर्वॉयर हो सकते हैं। तो अगर फेस मास्क बिना रिजर्वॉयर के हैं, विदाउट रिजर्वॉयर, तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 60% ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। पर अगर रिजर्वॉयर है तो यहाँ पे 95% तक सप्लाई किया जा सकता है। एक और मास्क है जिसे हम कहते हैं वेंचुरी मास्क, इसमें तकरीबन 60% तक सप्लाई होता है। और ओवरऑल मोस्ट कॉमन ये वेंचुरी मास्क ही यूज़ किया जाता है। देखो, ऐप में इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूंगा और वहाँ पर ये सारे इमेज दिखाऊंगा मैं आपको, कैनुला कैसा दिखता है, ये कैसा दिखता है, राइट। अब हाउ टू मेजर ऑक्सीजन, तो आप मेजर कैसे करोगे बॉडी में? तो जो मेजर है या तो वो इनवेजिव हो सकता है, मतलब आप ब्लड सैंपल ले करके आर्टरी या वीनस का आप मेजर कर लीजिए उसमें, राइट। नॉन इन्वेजिव, इसके लिए आप एक apparatus यूज़ कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं पल्स ऑक्सीमेट्री। तो एक पल्स ऑक्सीमेट्री होता है जिसको एक क्लिप की तरह होता है, जिसको आप इंडेक्स फिंगर या मिडिल फिंगर कहीं पर भी आप लगा देंगे तो वो आपके चमड़े के थ्रू ऑक्सीजन के सैचुरेशन को बताएगा। तो ये दो हैं इम्पॉर्टेंट। अब देखो, यूज़ कहाँ होता है ऑक्सीजन का? थेराप्यूटिक यूज़, भाई ऑक्सीजन हमें ज़िंदा रहने के लिए चाहिए, वो तो जाहिर सी बात है। पर मेडिकल यूज़ कहाँ है? देखो, हम इसको यूज़ करते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोक्सिया, जो कि आपको अलग अलग बीमारियों में देखने को मिल सकता है, जैसे कि निमोनिया। निमोनिया ज़्यादातर या तो बैक्टीरियल होते हैं या वायरल, और आजकल कोविड का सिचुएशन चल ही रहा है, आपको पता है, तो ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। हाइपोक्सिया, निमोनिया में, एम्फिजिमा में, हार्ट फेलियर में, तो ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ पे आपके टिश्यूज़ को ऑक्सीजन कम मिल रहा है, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक होता है हाइपर बैरिक ऑक्सीजन। हाइपर बैरिक ऑक्सीजन ये होता है कि हमारे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे ज़्यादा प्रेशर में हम देते हैं। तो ये ज़्यादातर हम बर्न पेशेंट्स में देते हैं, पेशेंट जो जल गए होते हैं, ट्रामा पेशेंट में देते हैं, ये हम देते हैं पेशेंट जिनको रेडिएशन इंजरी हो रखा हो, तो इन पेशेंट में आप हाइपर बैरिक ऑक्सीजन भी दे सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट आप याद रखिएगा, ऑक्सीजन जब भी आप प्री मैच्योर इन्फेंट्स, मतलब जो बच्चे टाइम होने से पहले पैदा हो जाते हैं, प्री मैच्योर इन्फेंट्स, इसमें ऑक्सीजन क्या करता है? ROP इज रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। तो इसमें होता क्या है, जब भी आप ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं तो उसकी वजह से नए ब्लड वेसल बन जाते हैं रेटिना में, और इतने सारे ब्लड वेसल बन जाते हैं कि वो रेटिना को ख़राब कर देते हैं, राइट। हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ होती है वो ख़राब होती है, राइट। तो एक इम्पॉर्टेंट गैस है ऑक्सीजन। दूसरा इम्पॉर्टेंट गैस है जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे,
वो है CO2, और दोस्तों आपको पता है CO2 का मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, है कि नहीं? तो CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ फॉर मेडिकल यूज, इट इज़ अवेलेबल इन ग्रे सिलेंडर्स। तो ग्रे कलर के सिलेंडर्स में अवेलेबल होते हैं ये। और कार्बन डाइऑक्साइड हम कहाँ यूज़ करते हैं? फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ insufflation in endoscopy, for example, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो सपोज एब्डोमेन में आपको सर्जरी करनी है, तो आपको जगह बढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड डाल देंगे। तो उसके लिए हम क्यों प्रीफर करते हैं? क्योंकि इसके दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये हाईली सॉल्युबल है, तो जब भी मैं अंदर डालूंगा तो ये कहीं रुकेगा नहीं, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड में और फिर आप इसको एक्सहेल कर देंगे, तो बॉडी में कहीं रुकेगा नहीं ये। दूसरा, ये नॉन इन्फ्लेमेबल है, तो आग नहीं पकड़ेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से हम इनको यूज़ करते हैं। एक इंपॉर्टेंट यूज़ ये है। दूसरा, हम इसको यूज़ करते हैं टू रिमूव गैस बबल्स, टू रिमूव गैस बबल्स फ्रॉम द सर्जिकल एरिया, सर्जिकल एरिया में इन कार्डियक सर्जरी। तो जब आप कार्डियक सर्जरी करेंगे तो उस एरिया में हम इसको डालेंगे, और इसका क्योंकि वजन ज़्यादा होता है तो जो भी गैस होगा वहाँ पर से बाहर निकल जाएगा। और टू रिमूव बबल्स फ्रॉम द कैथेटर ऑफ ECMO, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। तो इनमें से भी जो बबल्स है उनको निकालने के लिए कैथेटर में से हम इनको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनका वजन ज़्यादा होता है, बाकी गैस को ये बाहर निकाल देते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट यूजेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड के जो आपने याद रखने हैं। सो दोस्तों, इन सेगमेंट में हमने डिस्कस किया इनहेलेशनल एजेंट्स जो कि इनहेलेशन रूट से लिए जाते हैं, या तो वोलेटाइल लिक्विड होते हैं जो मैंने डिस्कस, और टू रिमूव बबल्स फ्रॉम द कैथेटर ऑफ ECMO, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। तो इनमें से भी जो बबल्स है उनको निकालने के लिए कैथेटर में से हम इनको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनका वजन ज़्यादा होता है, बाकी गैस को ये बाहर निकाल देते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट यूजेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड के जो आपने याद रखने हैं। सो दोस्तों, इन सेगमेंट में हमने डिस्कस किया इनहेलेशनल एजेंट्स जो कि इनहेलेशन रूट से लिए जाते हैं, या तो वोलेटाइल लिक्विड होते हैं जो मैंने डिस्कस किया, हेलोथेन, डेस्फ्लोरेन, सिवोफ्लोरिन एटसेट्रा। कुछ गैसेस हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, जेनॉन, जिनको यूज़ किया जाता है कैरियर के तौर पर। कुछ गैसेस हैं जिनके कुछ और ही यूजेस हैं, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड।